नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री आशीष चौहान, एमडी एंड सीईओ बीएससी। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो जी बीएससी के 140 वर्ष बहुत ही मैं तो कहूंगी सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसा रहा ये सफर, क्योंकि 2012 से आपने ये कमान अपने हाथों में ली है, कैसा रहा ये सफर? 140 साल कोई भी संस्था को होता है तो वो बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती है। और जो बीएससी है भारत की एक तरह से जीवादौरी कह सकते हैं, या तो भारत की एक हार्ट बीट कह सकते हैं कि 140 साल में बीएससी ने ये सिद्धि हासिल की है, जिसे आज हर बच्चा, हर नागरिक कहता है कि भाई बीएससी में आज सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसमें हमारे बिल्कुल आपने हार्ट बीट सही शब्द कहा, वो हमारा दिल भी उसके साथ साथ ऊपर जाता है और नीचे जाता है। और भारत में जो 140 साल पहले भी स्टॉक मार्केट हुआ करता था, लेकिन उसका एक जो ऑर्गेनाइज स्वरूप जो है बीएससी ने दिया। वैसे तो 1820 से कलकत्ते में, जब कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करता था अंग्रेजों की, तो उस समय वहां पर ट्रेडिंग होता था। फिर कॉटन का ट्रेडिंग भी बहुत होता था। इस समय वेस्टर्न इंडिया में, जहां बंबई में बैठे हम, तो वहां पर कॉटन का ट्रेडिंग ज्यादा होता था। करीब 1850 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पे राज करती, तभी उन्होंने एक नया एक्ट निकाला, इंडियन कंपनीज एक्ट 1850 जी। तो उसके तहत कंपनीज की रचना चालू हुई, जो भारत में पहली बार हो रही थी। क्योंकि जो कंपनीज होती है लिमिटेड लायबिलिटी की कंपनीज होती है। जब हम भागीदारी करते हैं, हम अपना धंधा करते हैं, तो नॉर्मली अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि जिसमें जब नुकसान होता है तो पूरा घर बार चला जाता है। जबकि लिमिटेड लायबिलिटी की जो कंपनियां होती है उसमें आपने जो पैसे डाले हुए हैं उतना ही नुकसान होता है। तो उसकी वजह से ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का जो कंसेप्ट आया 1850 के बाद, उसके बाद भारत का एक औद्योगिकरण चालू हुआ। और 1875 में थोड़े एक ब्रोकर्स बीएससी के बिल्कुल बगल में एक पेड़ के नीचे मिलते थे और उन्होंने एक ट्रस्ट की रचना की, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन की रचना की। और उसके तहत बीएससी, जो नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन कहा गया उस समय, और नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन इसलिए भी कहा गया एज ऑपोज टू ब्रिटिश। तो उस तभी से ये नेशनलिस्ट संस्था रही। आप सोचिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई एलन ह्यूम वगैरह ने, बिल्कुल। जबकि 1875 में भारतीय लोगों ने एक नेटिव संस्था की स्थापना कर चुके थे। बिल्कुल सही। ये जो चीज हुई उसके बाद, क्योंकि ये भागीदारी का स्वरूप है, उसमें घाटा भी होता है और मुनाफा भी होता है। सर, जब आप सीईओ एंड एमडी बने 2012 में, तो कुछ एक ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे थे बीएससी के ऊपर। कभी तो कहा जाता था कि जी वीक गवर्नेंस है या सब पार टेक्नोलॉजीज हैं। ये जो कुछ एक पॉइंट्स थे, इनको आपने कैसे इतने स्ट्रांगली एड्रेस किया कि आज उन सबको दैट्स लाइक अ बैड मेमोरी, दैट्स टोटली गॉन, और बीएससी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ चलता जा रहा है? ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आशीष चौहान जी से कि किस तरह बीएससी इस मुकाम पर पहुंचा है, फास्टेस्ट एक्सचेंज इन इंडिया, एंड आप यू आर लुकिंग एट मेकिंग इट द फास्टेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। बट पहले ये चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? जब मैंने 2012 में सीईओ में बना, तब कई समस्याएं थी। उसमें से जैसे आपने कहा, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समस्या थी कि पहले 135 साल तक, 140 साल की जो बीएससी की एक जर्नी रही, उसमें 133 से 135 साल तक ब्रोकर्स जो थे वही एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स था और उन्हीं के हाथ से एक्सचेंज चलती थी। तो क्योंकि ब्रोकर्स जो एक्सचेंज भी चलाते थे और वहां पे ट्रेडिंग भी करते, तो एक स्वाभाविक से कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा 100% ऑफ कोर्स। और उसकी वजह से एक भूमिका बनाई गई कि बीएससी में एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। स्ट्रक्चरल चेंज हुआ जब आपने टेक ओवर किया। और ये जो बीएससी का जो ढांचा था, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का और ब्रोकर के द्वारा चलाई गई एक्सचेंज, कोई भारत के लिए नई नहीं थी। भारत में 23 एक्सचेंज ऐसी थी जो कलकत्ता और विश्व में जो पहली एक्सचेंज बनाई गई थी 1607 में, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, या दूसरी जो एक्सचेंज थी लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नास्डैक, कितनी भी बड़ी आप एक्सचेंज ले लो, जापान में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, सबके सब ब्रोकर द्वारा ही चलाई गई थी और ब्रोकर द्वारा ही बनाई गई थी। तो ऐसा कोई नया चीज नहीं था। लेकिन
1994-95 के दौरान एक नया ब्रेक आया कि जिसको ड्यूम्यूचुअलाइज्ड फॉर प्रॉफिट एक्सचेंज बनाए गए और कॉर्पोरेटाइज एक्सचेंज बनाए गए। लेकिन जो पुरानी संस्थाएं थी, पुरानी एक्सचेंजेस थी, वो वहीं के वहीं रह गई। तो उन्होंने ऑटोमेशन जरूर किया, बीएसई भी ऑटोमेशन करी, लेकिन जो उनका जो स्ट्रक्चर था वो फिर भी वहां का रह गया कि ब्रोकर्स बोर्ड पे थे और जो कॉर्पोरेट एक्सचेंज बनी उसमें ब्रोकर्स बोर्ड पे नहीं थे और उसकी वजह से वो थोड़े आगे निकल गए और उन्होंने तो ये चेंज आपके आने पे हुआ? हाँ, और हमारे वहां कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ऐसा उन्होंने कहा और उसकी वजह से जो बाकी जो एक्सचेंजेस थोड़े बुरे रखने लगे। उसके बाद 2005 में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है, उन्होंने एक फरमान, एक गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार कहा कि बीएसई को अपना डीम्यूचुअलाइज करना चाहिए, उसको भी एक कॉर्पोरेट रूप में एक रूपांतरण करना चाहिए। तो उसके तहत 2007 में उनका कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ और 2012 में जो स्टॉक ब्रोकर्स थोड़े भी बीएसई के बोर्ड पे थे, उनको भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा उनको भी निकाला गया। तो आज जो बीएसई का बोर्ड है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल है। जो भारत की जानी मानी व्यक्तियां हैं वो बीएसई के बोर्ड पे बैठती है। 50% से अधिक बोर्ड मेंबर्स। बीएसई मतलब हम क्या माने कि ओनरशिप किसके पास है बीएसई का? मे बी अ फनी क्वेश्चन बट नहीं, बीएसई की जो ओनरशिप है आज, पहले जमाने में 2007 तक तो 100% जो 100% ब्रोकर्स के पास थी और आज जो है करीब 60% जो ओनरशिप है बाहर नॉन ब्रोकर्स के पास है। उसमें बैंक्स भी हैं, उसमें इंश्योरेंस कंपनी जैसे एलआईसी है, बैंकों में एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास भी है। 30% तो फॉरेनर्स के पास है। सर, फॉरेनर्स वाले से मेरे को एक और आपका आया, आप काफी इस चीज को पुश कर रहे हैं कि भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स 5 से 15% करा दी जाएं। क्या ये बीएसई को और वल्नरेबल नहीं कर देगा? एक्चुअली जो फॉरेन ओनरशिप की बात है कि भारत में कई कंपनियों में, जैसे बैंकिंग कंपनियों में करीब 70-75% आज फॉरेनर्स ओन करते हैं। अलाउड अलग बात है, ओन करते हैं। समझ गए। सिमिलरली इवन हमने इंश्योरेंस में भी अलाउ किया हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि अब स्टॉक एक्सचेंजेस में भी इस चीज को ओपन किया जाए? इनफैक्ट डिफेंस में भी हमने आज 49% तक अलाउ किया है, जो बहुत महत्व का माना जाता है। तो उस हिसाब से आज एक्चुअली फॉरेनर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस में 49% ओनरशिप अलाउड है टोटल मिला के। लेकिन कोई एक जो एंटिटी होती है उसको 5% से ज्यादा अलाउड नहीं है। जबकि इंडिया की कोई एक्सचेंज जो हो दूसरी एक्सचेंज में 15% ले सकती है, लेकिन फॉरेन की एक्सचेंज इंडिया की एक्सचेंज में, तो आप तो इक्वलाइज करने की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली रैशनलाइजेशन ऑफ फ्रेमवर्क की बात है और उससे क्या होता है कि जो आपका रिलेशनशिप फॉरेन एक्सचेंज से बढ़ता है तो आप ज्यादा से ज्यादा फॉरेन का धन भी भारत में निवेश के लिए जुटा सकते हो। वन मेजर सबसे बड़ा इशू आपको क्या लगता है जो स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया फेस करते हैं? एक सिंगल सबसे बड़ा इशू? सबसे बड़ा इशू है ट्रस्ट का, कि हम लोगों को कैसे ट्रस्ट बढ़ाएं कि जिससे आज भारत में हम लोग 30% ऑफ जीडीपी बचाते हैं। आज हमारा जो जीडीपी है करीब 2.2-2.3 ट्रिलियन डॉलर है, उसमें से 30% बचाते हैं तो करीब 600, 650 से 700 बिलियन डॉलर तक भारत में सेविंग्स होता है। सर, पहले भी जिक्र किया था मैंने कि आप बीएसई को फ्रॉम वेयर यू टुक इट ओवर टू नाउ यू हैव मेड इट द फास्टेस्ट एक्सचेंज इन इंडिया, और अब आप सोच रहे हैं कि इसको फास्टेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड बनाएंगे, कैसे? ये जब मैंने 2012 में ये जब बागडोर संभाली थी तब एक इशू था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। दूसरी चीज थी टेक्नोलॉजी की। करीब 20 साल पहले बीएसई का ऑटोमेशन हुआ था। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जो बोल्ट के नाम से जानी जाती थी वो विश्व भर में बहुत प्रख्यात हुई, लेकिन उसमें अच्छा जो टेक्नोलॉजी हर रोज चेंज होती रहती है तो उसमें इन्वेस्ट बहुत करना पड़ता है, समय और पैसा भी। वो पिछले 20 सालों में उतना ज्यादा नहीं हुआ था। तो हमें भारत को एक विश्व स्तर पे ले जाना था और इसलिए हमने कहा कि आज जो हम 10 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम देते, 1 सेकंड के अंदर करीब 1000 मिलीसेकंड होते हैं। तो हम उस समय 2012 में करीब 10 मिलीसेकंड का रिस्पांस देते थे, तो 1 सेकंड के 100वें भाग में हम रिस्पांस टाइम देते थे। लेकिन विश्व में लोग 100 माइक्रोसेकंड उसमें उनका रिस्पांस टाइम देते थे। तो हमने हमारे जो भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स थे उनको कहा कि भाई हमको भी 100 माइक्रोसेकंड ले जाना चाहिए, तभी जाके हम विश्व भर में कॉम्पीट कर पाएंगे, भारत का नाम ऊंचा होगा।
तो हमारे टेक्नोलॉजी वेंडर्स ने कहा कि भाई आप थोड़ा राह देखनी पड़ेगी, 2020 तक कोशिश करेंगे। हमारे पास उतना समय नहीं था क्योंकि भारत को हमें स्पीड इनटू 2 में चलना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हमें तुरंत जाना है, तो हमने पूरी नई टेक्नोलॉजी की रूपरेखा तैयार की। आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उसमें हेल्प करता है? हाँ, जरूर करता है, क्योंकि मैंने पूरे जिंदगी मैंने आईटी भी काम किया है और फाइनेंस का भी काम किया है और बाकी कई बिजनेसेस में मैंने काम किया, क्रिकेट में भी मैंने काम किया हुआ है। तो मैंने कई बिजनेस में काम किया, लेकिन दैट हेल्प्स यू इन द गवर्नेंस एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड्स। और प्रीएम्प्ट करना पड़ता है जी कि कल क्या जरूरत होगी। और इसलिए फिर हमने हमारे जो वेंडर्स नए आए हैं उनको कहा कि भाई हमको 200 माइक्रोसेकंड तक तो ले ही जाइए। बीएससी का एक एम रहता है टू ड्राइव द ग्रोथ ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट एंड स्टिम्युलेट इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन अक्रॉस ऑल मार्केट सेगमेंट्स। ये आप ही का मिशन है जो मैं आपको रीड आउट कर रही हूँ। कोट, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इस बैकड्रॉप में रखते हुए आप कैसे मानते हैं कि बीएससी का क्या रोल आगे उभर कर आएगा, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेक इन इंडिया, ये सपना आज संपूर्ण भारतवर्ष देख रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी का सपना नहीं है ये, क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जब तक भारत में नहीं होगी, हम बाहर पे डिपेंडेंट रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अगर हम लोग बीएससी का रोल देखते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने, स्टिमुलेट ग्रोथ, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, क्या देखते हैं आप आगे आने वाले वर्षों में? बीएससी को भी जो भारत की जो उत्सुकता है, जो एक एस्पिरेशन है, उसके साथ अपने को आपको भी ऊपर लाना पड़ेगा। और जो हमने सोचा है कि अल्टीमेटली ये जो जॉब्स क्रिएट होती है वो एसएमईज में होती है। जो बड़ी कंपनियां होती है बड़ी ऑटोमेटेड होती है, उसमें बड़ा प्लांट लग जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक इन्वेस्टमेंट लग जाता है, लेकिन जो काम करने वालों की संख्या बहुत बहुत छोटी मात्रा में होती है। जबकि जो एसएमईज है करीब करीब 45% भारत का जो औद्योगिक एक जॉब्स क्रिएशन है वहां से आता है। तो और विश्व में यही है कि एसएमईज जो है ज्यादा जॉब क्रिएशन होती है, लेकिन एसएमईज को जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं, उनको पैसों की भी जब जरूरत पड़ती है तो कोई देने को राजी नहीं होता है। नहीं होता जी, सही तो बात है। इसलिए बीएससी ने एक एसएमई सेगमेंट की एक रचना की हुई है कि जो वहां पर छोटे छोटे कंपनियां, इस सप्ताह के अंदर 4 नई कंपनियां अपना आईपीओ लेके आ रही है जो लोगों से भंडोल खड़ा करेगी, और एसएमई की कंपनियां, और 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया से लेके 30-40 करोड़ रुपया तक लोगों से कलेक्ट करते हैं। जब बड़ी कंपनी आती है तो हजारों करोड़ में उनका निवेश होता है। पर कई बार होता है सर कि दे आल्सो नीड देयर स्पेस, राइट। एंड जरूरी ये है कि भारत में हम ये छोटी छोटी कंपनियों को प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित नहीं करना है, बड़ी कंपनियां बहुत जरूरी है भारत के उद्योग के विकास के लिए। बट द बीएससी इज लार्ज इनफ अम्ब्रेला टू टेक एवरीबॉडी अंडर, राइट। एंड सो बीएससी एक क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म की बात कर रही है कि जो छोटे से छोटा, इवन आपको 50 लाख रुपया, 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो उसमें भी कैसे जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है या किसी को पैसों, छोटे पैसों की भी जरूरत है इक्विटी की, उसको भी हम कैसे पैसे ला के दें। एसएमई जो थोड़े बड़े हुए हैं उनको भी कैसे पैसे जुटा के ले। एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग जब पैसे आप में डालते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है। और वो कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को समझाएं कि भाई अभी आपको सबके साथ बांट के खाना पड़ेगा और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रेमवर्क के तहत रहना पड़ेगा। और आज सेबी ने एक नया रेगुलेशन भी निकाला है फॉर हाईटेक कंपनीज, कि ऐसी मान्यता है कि हाईटेक कंपनीज जो है सब फॉरेन में जाकर लिस्टिंग करी गई। तो उसके लिए सेबी ने नया रेगुलेशन निकाला है कि भाई हाईटेक कंपनीज को भी लिस्ट कराया जाए, क्योंकि हाईटेक कंपनीज कई बार ऐसा भी होता है कि उनका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अभी उनके पास लॉसेस होते हैं। तो ऐसी कंपनियों को बीएससी में अभी तक लिस्ट करने की सुविधा नहीं थी। आज सेबी ने उन कंपनियों को भी लिस्ट करने की सुविधा दी। और बड़ी कंपनियों में भारत जो बीएससी है वो विश्व का सबसे बड़ा एक्सचेंज है लिस्टेड कंपनियों के संख्या में। म्यूचुअली बेनिफिशियल कार्य की बात हो रही है सर। कुछ एक और न्यू सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर बीएससी इज मेकिंग अ मार्क, करेंसी डेरिवेटिव्स, ओएफएसएस एंड ओएफएसएस के बाद आई थिंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी कुछ अलग कार्य कर रहे हैं। थोड़ा संक्षिप्त में बताइए सर, जो आम आदमी की भाषा में समझ में आ जाए, क्योंकि सर इकोनॉमिक्स हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे जहन में यह है कि स्पेक्यूलेशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन स्पेक्यूलेशन शुड नॉट बिकम द ओनली थिंग इन लाइफ। सही बात है। स्टॉक मार्केट जो है वो एक
धन संचय का एक जो सेविंग्स होता है उसका प्रोडक्टिव चैनलाइज करने में, प्रोडक्टिव कैपिटल बनाने में एक उपयोग होना चाहिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा निवेश पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने कहा, बीएसई आज करीब 90% से ज्यादा उसमें मार्केट शेयर आज करीब ऑल म्यूचुअल फंड, सब म्यूचुअल फंड बीएसई पे आप खरीद सकते हो, बेच भी सकते हो। आपको 2 दिन के अंदर आपके पैसे भी मिल जाते हैं या यूनिट भी मिल जाता है आज के एनएवी पे। और आपको सपोज इवन आपको लिक्विड फंड नाम की एक चीज होती है, ओवरनाइट लिक्विड फंड, कि सपोज आपके पास आज 10,000 रुपया पड़ा हुआ, कोई दुकानदार है, कोई हम पैसे दुकानदार या इंडस्ट्रियलिस्ट भी करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं, वहां पे आपको कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है, नहीं मिलता। बट आपके पास सपोज पैसे पड़े हुए हैं, आज दोपहर को 1 बजे तक 10,000 रुपया भी पड़ा हुआ है, तो आप बीएसई के लिक्विड फंड में आप 1 बजे तक पैसे डाल दो, 1:30 बजे तक बीएसई आपसे पैसे ले लेगा दोपहर को, और कल सुबह 10 बजे के पहले आपको इंटरेस्ट के साथ आपके अकाउंट में वापस जमा करवा देगा। तो आपको जो आपका धन पड़ा हुआ है आपकी जेब में, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट, एंड लिक्विड फंड जो है वो जो म्यूचुअल फंड, आपकी मर्जी का म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट करिए, कोई भी करीब 40 म्यूचुअल फंड है जिसमें आप निवेश कर सकते हो, उनकी लिक्विड फंड की स्कीम में आप निवेश करिए, और ये कंप्लीटली सेफ है क्योंकि वो लोग जो है ओवरनाइट मनी में निवेश करते हैं, उसमें कोई बॉन्ड में या इक्विटी में निवेश नहीं करते जिससे प्राइस नीचे या ऊपर हो सके। तो ऐसी भी हमने सुविधा बनाई है कि जो T+0 लिटरली आधे घंटे में पूरे भारतवर्ष से पैसे ले ले और दूसरे दिन आपको आपके ही पैसे उसके साथ इंटरेस्ट जोड़ के वापस लौटा एक दिन के अंदर। तो ऐसी सुविधा जो है हमने म्यूचुअल फंड में बनाई हुई है, और ऑफ कोर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है। अच्छा जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिल्कुल ये एक आम आदमी का प्रश्न है जी। अक्सर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, यार सही टाइम कौन सा इन्वेस्टमेंट का, कि और जो आप ट्रस्ट वाली बात जो भी कर रहे थे कि भाई यार स्टॉक मार्केट में तो पैसा डूब जाता है, ये मिसकंसेप्शंस कैसे दूर हो या इस पे ट्रू नॉलेज कैसे मिले? क्योंकि अगर ये मिसकंसेप्शन दूर होगा कि भाई पैसा डूब जाता है, तो ये वाला भी पता चल जाएगा कि विच इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, या इट इज ऑलवेज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट आम आदमी के लिए। सर, आम आदमी के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो टिप्स पे भरोसा मत करिए। अच्छा, जो आपको बहुत सारी एसएमएस आती होगी, दोस्त यार भी कहते हैं कि भाई ये ले लो, इसका भाव इतना जाएगा उतना जाएगा, उस पर भरोसा मत कीजिए। पैसा आपका है और आपको ही उसको धन संचय करना है, उसको बड़ा बनाना है। आप जब टीवी लेने जाते हो, फ्रिज लेने जाते हो, तो 100 बार पूछते हो, 100 बार तराश के देखते हो कि भाई ये कंपेयर करके देखते हो, सही बात है, सब फीचर देख लेते हो। तो जब अपने इतने ज्यादा पैसा आप निवेश करते हो तो उसके टिप पे भरोसा करके कर दोगे। जब आप टेलीविजन को देखते हो तो 2020 देखते हो, कोई सुबह खरीदो शाम को बेचो। अभी नॉर्मल जो आम निवेशक है वो ट्रेडर तो नहीं है, उसको ट्रेडर बनना भी नहीं चाहिए, सही बात है। अदरवाइज अपना जो धंधा बंद करके ट्रेडिंग में लग जाएगा। जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये टेलीविजन के जो बिजनेस चैनल्स वगैरह होते हैं वो है। आप स्टेबिलिटी और जो आप लॉन्ग टर्म के लिए आपके बगल में कोई औद्योगिक चीज है या आप कोई कंपनी के बारे में जानते हो, उसके बारे में अभ्यास किया हुआ है, तो खुद स्टडी करें। तो मेरे एक मित्र है वो कहते हैं कि सुनो सबकी करो अपनी, क्योंकि पैसा अपना है और पैसे को अच्छे से जो संचय करके उसको इन्वेस्ट करना, उससे भी बेहतर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप पे, क्योंकि हमारा जो परिवार का भविष्य है वो हमारे उसकी जो जिम्मेदारी हमारे कंधे पे, और वो पैसे हमको वहां पे काम में आने वाले। तो हमें बहुत सोच समझ के निवेश करना है और कभी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आम निवेशक को डेरिवेटिव्स में भी नहीं आना चाहिए। हालांकि कई लोग आप जब जाते हैं तो आपको कहेंगे कि भाई डेरिवेटिव्स करिए, ये करिए, पर आपने जैसे कि अपनी समझ रखे और निवेश करिए। डे टू डे ट्रेडिंग मत करिए। निवेश 3 साल 5 साल 10 साल के बारे में करिए। 2020 मत खेलिए, ट्रेस्ट में खेलिए लंबा लंबा। आप अल्टीमेटली हमारा धंधा अलग है, हम निवेश करके पैसा जुटाना चाहते हैं। तो वो एक चीज है कि बिकॉज ये जो आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से बहुत फास्ट सोचने की चीज भी बहुत फास्ट है, और जो लॉन्ग टर्म कहते हैं वो भी 1 घंटे का हो गया आजकल। सही बात है जी, है ना। तो उसके अंदर फिर निवेशक को लगता है कि जो मेरे दोस्त ने कहा था एक बार तो सही हुआ, 100 का 120 हो गया तो मैं बड़ा खुश हो गया, तो मैंने 1000 लगा लिया, और फिर उसका 500 हो जाता है। तो वो जो चीजें है उससे दूर रहना है। जो भ्रामक चीजें आपको बताई जाती है उससे भी दूर रहना है। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त आपको कोई गलत सलाह दे रहे हैं, लेकिन अपनी कॉमन सेंस से और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के कार्य करें। हाँ, और अपनी लालच को भी एक कंट्रोल में रख के आप निवेश करोगे तो जरूर सक्सेस होंगे। आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको नुकसान होने की संभावना है।
आई लाइक दैट, मेक इन इंडिया करना है, स्पेक्यूलेट इंडिया नहीं करना है। मेरा आखिरी प्रश्न आशीष जी, क्या देख रहे हैं आप आगे? क्या, व्हाट आर योर ड्रीम्स, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस? क्या चाहते हैं आप बीएससी के लिए? बीएससी भारत को मुझे लग रहा है, जो प्रधानमंत्री अपने भाषण में कैलिफोर्निया में, कि भारत को मैं $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी देखना चाहता हूं। तो भारत को $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो बननी है, तो बीएससी ने भी अपना एक रोल, एक छोटा सा रोल, जो राम की जो गिलहरी है उसका एक रोल बीएससी को भी अदा करना पड़ेगा। ब्यूटीफुली पुट, हाउ ब्यूटीफुली पुट। और मुझे आशा है कि जो बीएससी, जो हमने अभी तक जो काम किया है, 140 साल में बीएससी ने जो काम किया है, वो आगे जाकर भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाएगा। और जो भारत की कैपिटल सेविंग्स होती है, हर साल जो हम 600-700 बिलियन डॉलर बचाते हैं, वो कैसे हम लोगों को निवेश में लगाएं, उनको अधिक से अधिक लाभ दिलवाएं, और भारत की भी एक प्रगति हो। जो 30 करोड़ जॉब हमने नई क्रिएट करनी है अगले 20 साल में, वो क्रिएट और भारत की खुशहाली समृद्धि बने, वही मैं चाहता हूं कि बीएससी उस काम को आगे बढ़ाए। और अब दिवाली नजदीक आ रही है, नवरात्रि भी आ रही है, तो मैं आपके दर्शकों को एक शुभेच्छा भी देना चाहूंगा, दिवाली की भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि देश खुशहाल हो और राजस्थान खुशहाल हो, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पूरा संपूर्ण भारत जो है खुशहाल हो, और भारत की एक अच्छी सी प्रगति हो। हमारे जो प्रधानमंत्री का एक नारा है, मेक इन इंडिया, और भारत को जो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, उसमें सब हम सहभागी बने। इन बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, हमें समय देने के लिए। और अब हम भी आपसे विदा लेते हैं यहाँ दलाल स्ट्रीट से। जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।